हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर क्लासेस। जहां मैंने कल छोड़ा था आज वहीं से रिज्यूम करूंगा। मैंने आपको बताया था कल मेरी पहली वीडियो थी इंडियन पॉलिटी में, आज मेरी दूसरी वीडियो है। तो थोड़ा आगे का पढ़ेंगे, हम देखेंगे क्या कुछ रहता है। तो वैसे ही हमारा प्रोसेस चलता रहेगा, ये वीडियो सीरीज चलती रहेगी। हम यही कोशिश करेंगे कि वीडियो सीरीज जितनी कंटिन्यू रहे उतना अच्छा है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। अब बिना टाइम वेस्ट किए अपना अगला चैप्टर शुरू करते हैं, अगला टॉपिक शुरू करते हैं। मैंने बेटा कल आपको बताया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कहां थी बेटा, इंडिया में प्रेजेंट है। ये मैंने कल आपको समझाया था कि इसका क्या मतलब होता है, क्या प्रोसेस रहता है। इसमें पीएम रियल हेड होता है, जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं वो अकाउंटेबल होते हैं लेजिस्लेचर्स के। जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव्स मतलब मिनिस्टर्स वगैरह, जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं वो पार्लियामेंट का ही पार्ट होते हैं। तो मैंने सोचा आपको और क्लैरिटी देने के लिए, इसी टॉपिक पे और क्लैरिटी देने के लिए, जो पार्लियामेंट का ऑपोजिट है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ऑपोजिट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसके बारे में भी आपको बता दूं। मुझे लगा इससे क्या होगा, आपको पार्लियामेंट्री का भी नॉलेज हो जाएगा, साथ के साथ प्रेसिडेंशियल का नॉलेज भी हो जाएगा। और अगर किसके मन में थोड़ा भी डाउट रहा होगा कि यार थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसे कंपैरिजन से पढ़ने से वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ऐसा करते हैं, अब हम एक एक करके पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। टेंशन मत लो, इसमें कुछ नहीं लिखा, जो कल समझाया था वही लिखा है, बट उसको टेबुलर फॉर्म में हमने एक कंपैरिजन फॉर्म में दिखाया कि ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए और क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कहता है बेटा, एग्जीक्यूटिव्स हियर नॉट अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। मतलब उनका लेजिस्लेचर से कोई लेना देना नहीं है। यहां पे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स मतलब मिनिस्टर्स हैं, वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है। वो प्रेसिडेंट ने अपनी मर्जी के हिसाब से, उसे जैसा ठीक लगता था, जो सुटेबल कैंडिडेट लगता था, उसे चूज किया मिनिस्टर बनाने के लिए। पर हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म में ऐसा नहीं होता। आपको पता है हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म में अगर किसी को मिनिस्टर बनना है, यूनियन मिनिस्टर बनना है, तो उसे किसका हिस्सा होना पड़ेगा, पार्लियामेंट का हिस्सा होना ही पड़ेगा। चाहे वो लोकसभा से आए, चाहे वो राज्यसभा से आए, वो एक अलग ऑप्शन है, पर उसको पार्लियामेंट का हिस्सा होना ही पड़ेगा कुछ टाइम बाद। कुछ टाइम पीरियड होता है जब वो बिना पार्लियामेंट का हिस्सा रहे मिनिस्टर बन सकता है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी वो आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा बात डाल के। बस आप ये समझो कि यहां पे जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं बेटा, वो अकाउंटेबल हैं किसको, लेजिस्लेचर्स को। बट यहां पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यहां यही बात कह रहा है बेटा, पीपल फ्रॉम आउटसाइड लेजिस्लेचर, मतलब बाहर के लोग, जो लोग इलेक्शन नहीं लड़े हैं, जो लोगों का पार्लियामेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग भी यहां पे मिनिस्टर बन सकते हैं। बट यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर वही बनेगा जो लेजिस्लेचर है। मैंने आपको फिर एग्जांपल देता हूं। अगर हम एग्जांपल तौर पे देखें, हमारे होम मिनिस्टर जी को, अमित शाह जी, जब वो होम मिनिस्ट्री देखते हैं तो वो एक एग्जीक्यूटिव है बेटा। जब वो पार्लियामेंट में बैठते हैं तो वो एक लेजिस्लेचर है बेटा। अब वो पहले लेजिस्लेचर इलेक्ट होकर आए, उन्होंने लोकसभा की सीट जीती, फिर जाके वो मिनिस्टर बने। हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, आप क्या देखोगे कि वो पार्लियामेंट का ही पार्ट है। कुछ राज्यसभा से हो सकते हैं, कुछ लोकसभा से हो सकते हैं, बट वो पार्ट किसके होंगे बेटा, लेजिस्लेचर के। बट वही जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहां पे एक कंसेप्ट नहीं है। वहां पे अगर हमारे ट्रंप जी को किसी को भी मिनिस्टर बनाना होगा तो जरूरी नहीं है कि उनके पार्लियामेंट मतलब उनकी कांग्रेस का हिस्सा हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा वहां पे। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से इसका हिस्सा होना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, आगे चलते हैं। यहां पे कौन है रियल हेड बेटा, प्रेसिडेंट इज रियल हेड। जो मेन पावर होगी यहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, वो प्रेसिडेंट के पास होगी।
हमारे यहां पे जो रियल पावर होगी वो प्राइम मिनिस्टर के पास होगी। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होकर आया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हमारे लेजिस्लेचर का पार्ट है। प्राइम मिनिस्टर को किसकी सपोर्ट है बेटा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सपोर्ट है। तो इसलिए रियल पावर हमारे यहां पे प्राइम मिनिस्टर को दी गई है। प्रेसिडेंट इज जस्ट ए नॉमिनल हेड, मतलब कि वो रैंक 1 है हायरार्की में। प्रेसिडेंट इज ऑन टॉप, एग्जीक्यूटिव हेड प्रेसिडेंट ही है, बट जो रियल पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। जो रियल पावर है जिससे काम करा जाएगा, जब जो प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस दी जाएगी, वो कौन देगा बेटा? प्राइम मिनिस्टर ही देंगे। प्रेसिडेंट यहां पे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, बट यहां पे प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें कल को लगा कि ये लॉ चेंज करना है तो वो यहां आराम से लॉ चेंज कर सकते हैं, जो लॉ चेंज करने के लिए अपील कर सकते हैं। बट यहां पे लॉ चेंज करना हो अगर प्रेसिडेंट को, वो खुद से नहीं कर सकते। कुछ काम करना हो प्रेसिडेंट को यहां पे, वो खुद से नहीं कर सकते। उनको किसकी सपोर्ट चाहिए बेटा? प्राइम मिनिस्टर की सपोर्ट चाहिए। जब तक प्राइम मिनिस्टर उनको नहीं कहेगा कि प्रेसिडेंट जी ये करना चाहिए, तब तक प्रेसिडेंट वो काम नहीं करेगा। यहां प्रेसिडेंट की मर्जी से कुछ नहीं है, यहां सब कुछ प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से। आई होप आपको अब थोड़ा डिफरेंस पता लग रहा हो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या फर्क आ रहा है। सबसे जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो यही है बेटा, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर। मैंने आपको ये पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाने की कोशिश की गई है। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म है बेटा, इसमें जो लेजिस्लेचर्स हैं वो अलग हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो अलग हैं। ये दोनों सेपरेटेड हैं, दोनों में बीच में फासला है। वो कहते हैं ना आज के टाइम पे सोशल डिस्टेंसिंग रखो, वो सोशल डिस्टेंसिंग ये पहले से रखे हुए हैं। लेजिस्लेचर भी अलग है और एग्जीक्यूटिव भी अलग है। बट वही जो हमारा पार्लियामेंट्री मॉडल है, वो मॉडल जो इंडिया में चल रहा है, उसमें क्या है बेटा, अगर आपको एग्जीक्यूटिव होना है तो आपको लेजिस्लेचर का पार्ट होना ही पड़ेगा। आई होप आपको इससे क्लैरिटी आ रही हो। यहां बेटा एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है बेटा? मिनिस्टर्स, जो लॉ जो बना हुआ है उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, डिफरेंट तरह के मिनिस्टर्स, उनको एग्जीक्यूटिव कहा जा रहा है। आई होप ये क्लियर है आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने कल आपको एक और चीज बताई थी, फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में अपने इंडिया के, क्या होता है फेडरल स्ट्रक्चर? कौन सा फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया में हमारे? याद करो, कल बताया था क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा। अब मैं आपको बेसिकली फेडरल और यूनिटरी के बीच डिफरेंस बताना चाहता हूं। आपको इंडिया का ओवरऑल नॉलेज हो गया ना, अब मैं आपको बेसिकली इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो बताना चाहता हूं। इससे क्या होगा बेटा, इस डिफरेंस की क्लैरिटी से क्या होगा, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्या डिफरेंसेस क्या है फेडरल स्ट्रक्चर में और यूनिटरी स्ट्रक्चर में, क्या डिफरेंसेस है और ऐसे क्या रीजंस रहे कि जिसके कारण हमारा स्ट्रक्चर क्या है, क्वासी फेडरल है बेटा। ठीक है बेटा, हम इसको अब देखते हैं। सबसे पहले आ गया बेटा यूनिटरी। हियर वन गवर्नमेंट होल्ड्स ऑल द पावर। यहां पे सिर्फ एक गवर्नमेंट होती है, उसी के पास सभी पावर होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहां पे डिफरेंट स्टेट्स हैं, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, यूपी है, डिफरेंट स्टेट्स हैं। जस्ट इमेजिन कि उन स्टेट्स में कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, उन स्टेट को सीधा सिर्फ रूल किया जा रहा है दिल्ली से, सेंट्रल गवर्नमेंट बैठ के ही रूल कर रही है। कुछ ऐसा इमेजिन करो, वैसा स्ट्रक्चर होता है यूनिटरी स्ट्रक्चर, जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट हो, उसी के पास सभी पावर है, वही अपने हाथ से पावर किसी और को देगी कि आप ये वाला काम करो, चाहे ये वाला काम ना करो। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही गवर्नमेंट की मर्जी होगी। वही जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, यहां पे बेटा जो हमारी पावर है ना, वो इज डिवाइडेड बिटवीन टू गवर्नमेंट। कौन सी लेवल पे? स्टेट एंड सेंट्रल लेवल पे। जैसे इंडिया में है, सेंटर में हमारी यूनियन गवर्नमेंट है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और स्टेट में हमारे चीफ मिनिस्टर जी हैं। ठीक है, दो तरह की गवर्नमेंट है एट टू लेवल। ये कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा? फेडरल स्ट्रक्चर। अब बेटा यहां पे क्या कह रहा है कि जो प्रोविंसेस हैं, जहां स्टेट्स, प्रोविंसेस स्टेट्स को कहा जा रहा है, वो सबऑर्डिनेट है सेंटर के। मतलब कि अगर कोई वहां पे गवर्नमेंट भी है
तो उस गवर्नमेंट को किसके पास जाना पड़ेगा बार बार अपनी पावर्स के लिए? सेंटर गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपना काम खुद कर लेगी, कुछ भी छोटी से छोटी सी बात होगी उसे सेंटर गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। बट वही जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है बेटा, उसमें जो स्टेट है और सेंटर है, गवर्नमेंट है, वो दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं इन देयर सब्जेक्ट्स और स्पेस। मतलब कि जो उनके सब्जेक्ट्स हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट की जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उस पर कोई लॉ बनाना है तो उसको सेंटर से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, वो इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल लॉ एंड ऑर्डर, अगर स्टेट को लॉ एंड ऑर्डर पे लॉ बनाना है तो उसे सेंटर से कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, वो इंडिपेंडेंट है, वो कुछ भी कर सकती है जो उसका मन चाहेगा, जो उसे रीजनेबल लगेगा, उसके लिए उसे बार बार सेंटर के पास जाने की जरूरत नहीं है। वहीं जो सेंटर गवर्नमेंट है, जो उसके सब्जेक्ट्स हैं, उसमें वो इंडिपेंडेंट है, वो कोई भी कुछ भी लॉ बना सकती है जो उसे रीजनेबल लगेगा, उसे स्टेट से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? एक यह कंसेप्ट आपको मैं बताना चाहता हूं बेटा, जो यहां पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको हम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, 2 मिनट के लिए समझ लो ध्यान से कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। मैं आपको इंडिया के एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है बेटा, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन है और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल ये भी दे रखा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। ठीक है बेटा, उसी में दे रखा है कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पार्ट अमेंड करना है तो आप इस आर्टिकल का यूज करो और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दो। ठीक है बेटा, बेटा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रही है वो कौन करती है बेटा? यूनियन गवर्नमेंट करती है। बट कुछ ऐसा पार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि जब यूनियन गवर्नमेंट उसमें अमेंडमेंट ला रही है उसके बाद उसको स्टेट से भी पूछना पड़ेगा, स्टेट्स की मेजोरिटी भी चाहिए, जिसमें 50% ऑफ द स्टेट्स की यस चाहिए। जैसे मैं आपको याद दिलाता हूं कि जब जीएसटी लॉन्च हुआ था, जीएसटी लागू हुआ था इंडिया में, तो इंडिया ने क्या किया था? पहले जीएसटी पार्लियामेंट से पास हुआ था, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था। उसके बाद क्या हुआ था कि वो हर स्टेट के पास गया था, क्योंकि स्टेट से भी 50% की हमें रिकमेंडेशन चाहिए थी, यस चाहिए थी। जो ऐसा पार्ट है ना कॉन्स्टिट्यूशन का जहां पे आपको यूनियन गवर्नमेंट से भी अमेंडमेंट लेनी है और स्टेट से भी अमेंडमेंट लेनी है, उस पार्ट को रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं बेटा, रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है बेटा? कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया जहां पे अगर यूनियन गवर्नमेंट चाहे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, उसे स्टेट के पास जाने की जरूरत नहीं है। बट वही जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो हो गया उसमें क्या है कि आपकी यूनियन गवर्नमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेगी, बट उसके बाद आपको स्टेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हम इंडिया का सिनारियो देखें, इंडिया में क्या है? इंडिया में मैंने आपको क्या बताया? फेडरल है? नहीं, इंडिया में क्या है? क्वासी फेडरल है। इसलिए जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा वो आधा फ्लेक्सिबल है और कुछ पोर्शन रिजिड है। जब रिजिड पोर्शन को अमेंडमेंट करनी होती है तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है? स्टेट की यस भी लेती है। जब फ्लेक्सिबल पोर्शन को अमेंडमेंट करनी होती है तो फिर उसमें हमें स्टेट्स की यस लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट आपको? मैं फिर समझा देता हूं। फ्लेक्सिबल का क्या मतलब हुआ बेटा? वो पोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाएगी एक ही गवर्नमेंट की वजह से, सेंट्रल गवर्नमेंट ने चाहा और अमेंडमेंट हो गई, उनको स्टेट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, और वहां रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा बेटा? जिसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद स्टेट से भी पूछना पड़ेगा। अगर मान लो 28 स्टेट्स हैं तो 14 स्टेट्स की यस चाहिए उस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट को अप्रूव कराने के लिए। वो जो पोर्शन है बेटा वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा उसमें कुछ पोर्शन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है और कुछ पोर्शन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। तभी हमारा कौन सा बेटा? क्वासी फेडरल। ये मैंने आपको कल बताया था अच्छे से, आज फिर आपको और क्लैरिटी आ गई होगी। आई होप अब आपको यूनिटरी में फेडरल और क्वासी फेडरल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फेडरल में क्या है? डिवीजन ऑफ पावर क्लियरली है, सब्जेक्ट्स दिए रखे हैं, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस है। यहां पे एक गवर्नमेंट है, प्रोविंसेस सबऑर्डिनेट है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है।
आई होप आप क्लियर हैं इसमें। क्वासी में कल मैंने आपको बता दिया था कि इंडिया ने क्वासी फेडरल इसलिए लिया है क्योंकि इंडिया में जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें हमारा सेंटर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को सपोर्ट ही नहीं करते, जैसे ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है, सेंटर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, स्टेट्स के पास इतनी पावर ही नहीं है। स्टेट्स को अपना नाम चेंज करना हो, बाउंड्री चेंज करनी हो, सेंटर के पास जाना पड़ता है, फाइनेंसिस के लिए सेंटर के पास जाना पड़ता है। तो इसलिए हमारा स्ट्रक्चर कौन सा है बेटा? क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर। आई होप आपको अभी क्लियर हो गया होगा तीनों चीजें, फेडरल, यूनिटरी एंड क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर। कल का आपका थोड़ा रिवीजन भी हो गया होगा, आपको जो कुछ किसी को डाउट अगर कंफ्यूजन होगा तो दूर हो गया होगा शायद। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा ओवरव्यू मिल गया होगा इंडियन पॉलिटी का कि कैसे सिस्टम है, क्या बेसिक चीज क्या है बेसिकली। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं जल्दी से। इसका नाम है पार्लियामेंट। बेटा जो पार्लियामेंट है ना हमारी, ये हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी है इंडिया के अंदर। हमारे जितने भी सेंटर में लॉ बनते हैं सब के सब पार्लियामेंट के अंदर बनते हैं। जितने भी हमारे सेंटर के सब्जेक्ट्स हैं उन पे जो भी लॉ बनाया जाएगा वो किसमें बनाया जाएगा बेटा? पार्लियामेंट के अंदर ही बनाया जाएगा। ये क्या है बेटा? लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसके 3 पार्ट हैं। हाँ, 3 पार्ट हैं। बहुत से बच्चों को लगता है कि खाली उसके 2 ही पार्ट हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, बट ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये बात याद रखना। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो पार्लियामेंट के ही पार्ट हैं, तो इसलिए पार्लियामेंट के 3 पार्ट हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा एंड राज्यसभा। क्लियर है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे इलेक्ट होते हैं बेटा? इनडायरेक्ट इलेक्शन से। लोकसभा में कैसे इलेक्ट होते हैं बेटा? डायरेक्ट इलेक्शन से। आपने सुना होगा कि लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, हम वोट डालने जाएंगे। जितने भी 18 साल से उम्र में बड़े हैं वो सब जाइए वोट डाल कर आइए, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। बट आपने ये नहीं सुना होगा कि राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, जाओ सब लोग वोट डाल के आओ, ऐसा नहीं सुना। क्योंकि राज्यसभा में भी क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्शन। जैसे प्रेसिडेंट में इनडायरेक्ट इलेक्शन है, राज्यसभा में भी इनडायरेक्ट इलेक्शन है। हमारे चूज किए हुए नुमाइंदे ही इसमें आगे जाके चूज करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, इसके बारे में हल्का सा ब्रीफली आपको बताऊंगा, बाद में इनको हम सेपरेटली एक्सप्लेन करेंगे एक एक को पकड़ के। बट यहां मैंने ओवरव्यू इसलिए दिया है कि आप एक कंपैरिजन तरीके से पढ़ सको, क्योंकि जब आप कंपैरिजन तरीके से पढ़ोगे आपको छोटी छोटी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद रहेगी। जैसे जो प्रेसिडेंट है, अगर प्रेसिडेंट बनना है तो मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। अगर किसी को लोकसभा का एमपी बनना है, एमपी का मतलब समझते हैं ना बेटा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो हम कहते हैं ना एमपी की इलेक्शन है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए इलेक्शन है, तो 25 ईयर्स का होना चाहिए। और अगर किसी को राज्यसभा का बनना है तो 30 ईयर्स का होना चाहिए। क्लियर? आगे आते हैं। इलेक्शन कैसी है? प्रेसिडेंट की इलेक्शन है इनडायरेक्ट, लोकसभा की इलेक्शन है डायरेक्ट, राज्यसभा की इलेक्शन है इनडायरेक्ट। ठीक है, अब मैं आपको यहां ये बता देता हूं कि इसकी इनडायरेक्ट जब इलेक्शन हो रही है, प्रेसिडेंट की इलेक्शन हो रही है, तो उसमें कौन कौन वोट डालेगा। अब मैंने आपको बताया कि हम लोग तो वोट डालने नहीं जाते, आपने सुना नहीं होगा जनरली कि लोग कह रहे हैं हम वोट डालने जा रहे हैं जी, प्रेसिडेंट की इलेक्शन है। ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट की इलेक्शन इनडायरेक्ट वे से होती है। तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि जब ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रही है तो यहां कौन वोट डाल रहा है। ध्यान से देखिए, यहां जो वोट डाल रहा है वो सबसे पहले आगे एमपीज, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो बंदे लोकसभा के हिस्सेदार हैं और जो बंदे राज्यसभा में हैं। जिन जिन लोगों के पास मेंबरशिप है लोकसभा की और राज्यसभा की, वो लोग जाएंगे और अपना वोट डालेंगे। किसके लिए? प्रेसिडेंट को चूज करने के लिए। क्लियर है? समझ आ रहा है?
एक हो गया एमपीज, फिर इस पे प्लस कीजिए बेटा एमएलएज, जितने भी एमएलएज हैं, ठीक है, किसके, स्टेट के भी और यूटी के भी, यूनियन टेरिटरी के भी, वो जाके भी वोट डालेंगे। खाली एमपीज तक नहीं इलेक्शन में पार्टिसिपेशन होगी, एमएलएज भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, डिफरेंट स्टेट के एमएलएज। जैसे जब हमारी जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट थी तो उसके एमएलएज भी जाके वोट डाल के आए थे, ठीक है। और कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरीज होती हैं बेटा जिसमें लेजिस्लेचर होता है। जैसे आपने सुना होगा जम्मू एंड कश्मीर जब बनी थी तो उन्होंने कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेचर रहेगा। जैसे आपने सुना होगा दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है पर वहां भी लेजिस्लेचर है। पुडुचेरी के सुना होगा। अभी राइट नाउ 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनके पास लेजिस्लेचर है, दिल्ली एंड पुडुचेरी। थोड़े टाइम बाद जम्मू कश्मीर में भी आ जाएगी, उसको सैंक्शन हो चुका है, बट अभी कितनी सीट्स है वो वगैरह पता नहीं है, इसलिए हम अभी 2 मानते हैं। कौन सी, दिल्ली और पुडुचेरी। यूनियन टेरिटरी तो ऐसे चंडीगढ़ भी है, बट चंडीगढ़ में कोई गवर्नमेंट थोड़ी है, चंडीगढ़ खुद की। यहां पे वही यूनियन टेरिटरी के एमएलए वोट डालने आएंगे जहां पे लेजिस्लेचर है। वो कौन कौन सी है बेटा, दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है। ये सब दोनों वोट डालेंगे, फिर जाके प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। अब यहां बेटा ध्यान रखना, इन दोनों में कोई भी नॉमिनेटेड सदस्य वोट नहीं करेगा, क्योंकि कुछ एमपीज में, कुछ लोकसभा में और कुछ राज्यसभा में लोग जीत के नहीं आए होते इलेक्शन, उनको नॉमिनेट किया जाता है। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके में साफ तौर से लिखा गया है कि नॉमिनेटेड एमपी और नॉमिनेटेड एमएलए हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोट नहीं करेंगे, ये बात याद रखना। अब नॉमिनेटेड एमपी कहां पर है, कितने हैं, वो अभी जस्ट बता रहा हूं मैं, यहां तक आप समझो। समझ आ गया। प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसी है बेटा, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इनडायरेक्ट इलेक्शन है, इसमें कौन कौन वोट डालता है बेटा, एमपीज वोट डालते हैं, एमएलए वोट डालते हैं, और एमएलए कहां के, सभी स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरी के भी। क्लियर है, समझ आया। अब बढ़ते हैं आगे। लोकसभा में हम खुद वोट डालने जाते हैं। लोकसभा की इलेक्शन जब होती है तो हम लोग खुद वोट डालने जाते हैं, जिसमें अभी कौन जीत के आए थे, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। डाला था ना आपने, सबने 2019 में डाला होगा वोट, आई होप आप सबने वोट डाला होगा। तो वो कौन सी इलेक्शन है बेटा, लोकसभा की इलेक्शन। वहां हम डायरेक्ट तरीके से जाके खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, ठीक है। अब बात आ गई राज्यसभा में। अब बेटा राज्यसभा में भी इनडायरेक्ट इलेक्शन है, वहां हम लोग वोट डालने नहीं जाते। तो वहां कौन वोट डालता है बेटा, मैंने आपको शायद कल बताया था कि जो राज्यसभा है वो 2 हाउसेज ही लोकसभा और राज्यसभा बनाए ही इसलिए गए थे कि ये स्टेट्स का से रख सके, स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर सके। कहां पे, पार्लियामेंट के अंदर बनाया गया, इसलिए राज्यसभा को बनाया गया था। तो स्टेट का रिप्रेजेंट करने के लिए याद रखना एमएलए का क्या काम है, एमएलए का क्या काम है, स्टेट की लेजिस्लेचर में जाके लॉ बनाना। तो इसलिए राज्यसभा की इलेक्शन में हमारे स्टेट के एमएलए वोट करते हैं। अब राज्यसभा का इलेक्शन ऐसे नहीं होता जैसे लोकसभा का हो गया कि थ्रू आउट इंडिया इकट्ठे हो जाएगा, वैसा नहीं होता। राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है बेटा, स्टेट वाइज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी गुजरात का आने वाला है, तो गुजरात में जितने भी हमारे एमएलए हैं वो जाके वोट डालेंगे। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है आपको। इसलिए यहां पे कौन वोट डालता है, हम लोग वोट नहीं डालते। कौन वोट डालता है, जिन लोगों को हमने एमएलए चूज किया हो बेटा, वो लोग जाके वोट डालेंगे। आई होप ये क्लियर है। यहां अब बेटा यहां मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं कि जो इलेक्शन है इसका जो प्रोसेस है चलने का, वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा हैवी वर्ड होगा, सुनने में लग रहा है, बट ऐसा कुछ हैवी नहीं है। मैं आपको अभी समझा देता हूं, आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा, पूरा ध्यान से समझिएगा। जनरली क्या होता है, जो हमारा लोकसभा का इलेक्शन है बेटा, वहां पे क्या हिसाब रहता है, उसको हम कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। उसमें जिस बंदे ने, जितने भी वहां पे कैंडिडेट्स खड़े थे, उनमें से मेजॉरिटी ले आया, वो बंदा जीत जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एक
कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पे 4 लोग खड़े हैं और एक बंदे के पास 48% लोग है, 48% वोट है, बाकी सबके पास किसी के पास 25 है, किसी के पास कम है, इन सब से कम है। तो जो 48% वाला है जिसके पास मैक्सिमम वोट है वो जीत जाएगा, वो विनर कहलाएगा। वो बोला जाएगा कि हाँ ये इस जगह से जीत चुका है, चाहे उसके पास देखा जाए तो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूंसी के 50% से भी 2% वोट कम है। मतलब कि 62% जो वोट थे वो इसके हक में नहीं थे, इस पर्टिकुलर बंदे के हक में नहीं थे। 62% वोट बाकी लोगों में डिवाइड हो गया था। क्लियर है, समझ आ रहा है? बट एंड में जीता यही क्योंकि इन बाकियों में से इसके पास ज्यादा वोट थे। ये हमारा सिस्टम है बेटा लोकसभा। आपके पास कितने % वोट क्यों ना हो, अगर आपके पास एक वोट भी ज्यादा है आपके कॉम्पिटिटर कैंडिडेट से तो आप उस इलेक्शन में जीत जाएंगे। ठीक है, ये होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कि जिसके पास मेजॉरिटी आ गई वो बेटा जीत गया। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बेटा कि यहां पे आपको सीट्स मिलती हैं आपके वोट शेयर के हिसाब से। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर ये जो 48% वाला बंदा है इसको नो डाउट इन बाकियों से ज्यादा सीट्स मिलेंगी, बट स्टिल इनको भी कुछ ना कुछ सीट मिलेगी क्योंकि इन्होंने भी कहीं ना कहीं वोट सिक्योर किए हैं। ठीक है, इस बंदे ने अगर 48% वोट सिक्योर किए हैं इसको भी सीट मिलेगी, बट इन्होंने भी तो 25 और 12% वोट सिक्योर किए हैं। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है बेटा कि हम लोगों को सीट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बट उनके वोट शेयर के हिसाब से, उनके वोट शेयर के हिसाब से। अगर आप इलेक्शंस को क्लोजली फॉलो करते होंगे तो 2014 के बाद, इलेक्शंस के बाद इस चीज की बहुत डिबेट आ गई कि हम लोग सीधा जो एक बंदा वोट ज्यादा ले रहा है उसको जिता देते हैं, चाहे वो 1-2% से ज्यादा ले रहा हो या एक वोट से भी ज्यादा ले रहा हो। जो बाकी वाले कैंडिडेट है उनको कुछ नहीं मिलता, बट स्टिल लोगों का बहुत सपोर्ट थी उनको, तो उनका क्या फायदा होगा। तो 2014 के रिजल्ट के बाद हमने क्या देखा था कि जो हमारी बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी, उनके पास बहुत ज्यादा वोट शेयर था बट स्टिल सीट 0 थी, उनके पास सीट्स ही नहीं थी बट वोट शेयर बहुत ज्यादा था। तो ये डिबेट शुरू हो गई कि हम कैसे 1% या एक वोट से किसी को एकदम विनर बना देते हैं। जो बंदा हार रहा है उसके पास भी तो इतने लोगों की सपोर्ट है, उसे भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। फिलहाल ये हमारे लोकसभा में ये कंसेप्ट नहीं लेते, बट बाकी जगह ये कंसेप्ट है। हम अपने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं कि हर पार्टी का जिस तरह का वोट शेयर है उस तरह से उसका से होगा। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पार्टी अगर मेजॉरिटी में है, उसके पास अगर पार्लियामेंट में 51% से है और दूसरा 49% से है, तो ऐसा नहीं है कि 51 वाला हमेशा जीतेगा, ऐसा नहीं है। जब किसी के पास 39% से है और बाकी जो पार्टीज है उनके पास किसी के पास 20% है, किसी के पास 30% है, ऐसा नहीं है कि 39 वाला हमेशा जीतेगा। हम क्या देखेंगे कि जो बाकी पार्टीज है उनका वोट शेयर कितना है, उसके हिसाब से उनको रिप्रेजेंटेशन देंगे। बट बेटा यहां पे जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है, ध्यान से समझो, जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो सिर्फ एक ही पोस्ट है, ठीक है ना। इसलिए यहां पे जो हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वो मैक्सिमम टाइम उसी को मिलता है जो पार्टी मेजॉरिटी में होती है। क्लियर हुआ? क्योंकि पोस्ट एक ही है, एक ही सीट पे इलेक्शन हो रही है, तो मोस्टली उसी को वोट मिलेगा, वही इलेक्शन में जीत के आएगा जिसके पास मैक्सिमम वोट है। क्योंकि दूसरी वोट शेयर वाली पार्टी को देने के लिए सीट ही नहीं बची ना। ये कहां पे कामयाब होता है? जहां पे मल्टीपल सीट्स हो, कि जैसे अगर जो सबसे आगे 48% वोट पे चल रहा था उसको हमने 2 दे दी, जो 20% वोट शेयर पे चल रहा था उसको 1 दे दी, जो 10% पे चल रहा था उसको भी कुछ दे दिया। बट यहां पे तो सीट ही एक है, इसलिए यहां पे हमेशा वही पार्टी आती है जिसका मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन होगा पार्लियामेंट के अंदर।
क्लियर है, समझ आ रहा है आपको? आई होप आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन समझ आया हो बस सिंगल ट्रांसफर वोट। अगर बाय चांस आपको नहीं भी समझ आ रहा है तो इतना कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये जो कंसेप्ट है ये आपके लिए कभी कोई पूछेगा नहीं, बट स्टिल एज ए टीचर मेरा फर्ज था आपको बताना, इसलिए मैंने बता दिया। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यही है बेटा कि हम उन्हें सीट्स देंगे उनके वोट शेयर के हिसाब से, खत्म बात, ये मतलब है। और यहां पे सीट एक है इसलिए मैक्सिमम टाइम जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वो जीतती है। समझ आ रहा है आपको? और यहां पे क्या बेटा, लोकसभा के इलेक्शन में टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज बना रखी है हमने। आपको पता है, आप कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में ये इंसान खड़ा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में ये कैंडिडेट खड़ा है, वैसे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई दी जाती हैं बेटा। उस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का इस्तेमाल करते हुए, मतलब कि जो बंदा 18 साल से ऊपर है वो अपना वोट डालेगा और जिसको मैक्सिमम वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। जो मैंने आपको पहले ही एग्जांपल देके बताई कि किसी 1%, चाहे किसी आदमी के पास 32% वोट है बट बाकियों से कम है, बाकियों में 24, 27, 26% वोट है, बट ये 32% वाला ही रियल विनर होगा वहां का, चाहे 1% से भी ज्यादा क्यों ना हो, रियल विनर वही बनता। वो कंसेप्ट किसमें बेटा? लोकसभा में। उसको क्या कहते हैं हम? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। क्लियर है, समझ आ रहा है? अगर आपको बाय चांस किसी को इसमें दिक्कत आ रही है समझने में, ज्यादा लोड मत लो, बस थोड़ा सा रट्टा मार लो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफर वोट किसमें? प्रेसिडेंट में है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम किसमें? लोकसभा में। और राज्यसभा में भी क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफर वोट। यहां पे सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, क्योंकि बेटा क्या बात होती है, यहां पे जब इलेक्शन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं एग्जांपल लूं आपकी, गुजरात में इलेक्शन होने लगी है, ठीक है। अब मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूं कि गुजरात में 10 राज्यसभा सीट्स हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल 10 राज्यसभा सीट्स हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि जो वहां पे मेजॉरिटी पार्टी है सबकी सब सीट्स वो ले जाएगी, क्योंकि अगर ये सिस्टम होता, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता, वोटिंग होती, तो सभी की सभी वोटिंग किसके हक में आनी थी? जो वहां मेजोरिटी में है। सबको ही पता रहना था कि वहां से जो राज्यसभा की सीट है वहां ये लोग आएंगे क्योंकि इनके पास ही मेजोरिटी है। बट वहां पे क्या? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो दूसरी पार्टी है उसको भी उसके वोट शेयर के हिसाब से कुछ ना कुछ मिलेगा। मैक्सिमम सीट्स तो जो मैक्सिमम वोट शेयर वाला उसी को मिलेगी, बट जो दूसरी पार्टी है जिसका वोट शेयर थोड़ा सा कम है, कम है, उसे भी कुछ ना कुछ मिलेगा। आई होप आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझ आ गया कि आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी किस हिसाब से? आपके वोट शेयर के हिसाब से। क्लियर? टेन्योर क्या है बेटा प्रेसिडेंट का? 5 इयर्स। अगर मैक्सिमम टेन्योर है तो 5 इयर्स। 5 ईयर के बाद फिर से क्या होगी बेटा? इलेक्शन होगी, प्रेसिडेंट की इलेक्शन होगी, इनडायरेक्ट वे से इलेक्शन होगी, एमपी एमएलए पार्टिसिपेट करेंगे। कौन से? सिर्फ इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। याद रखना है बात को, पूछ देंगे एमसीक्यू में कि इनमें से कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो वहां दिक्कत आ जाएगी अगर आपको ये क्लॉज भूल गया हो। ठीक है, मैक्सिमम 5 इयर्स का, उसके बाद री इलेक्ट हो सकते हैं। प्रेसिडेंट फिर से इलेक्शन में लड़ सकता है और फिर से इलेक्शन जीत के फिर से प्रेसिडेंट बन सकता है, नो इश्यू। पर उससे पहले भी वो रेजिग्नेशन दे सकता है अपना, उनको इम्पीच किया जा सकता है। ठीक है, वो भी हमें माइंड में रखना है। इम्पीच मतलब उनका रिमूवल, प्रेसिडेंट के जो रिमूवल का प्रोसेस है, मतलब उनकी पोस्ट से हटाने का प्रोसेस है, वो क्या बेटा? इम्पीचमेंट। क्लियर है, समझ आ रहा है? अब हम लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा में बेटा ऐसा है कि मैक्सिमम जो हमारा टाइम पीरियड है बेटा वो 5 इयर्स का है। 5 इयर्स के बाद हाउस है जो हमारा लोकसभा जिसको हम कहते हैं, वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। उसके लिए हमें फिर से इलेक्शन करवानी पड़ेगी, लोकसभा की इलेक्शन करवाएंगे। ठीक है, बट उससे पहले भी डिसॉल्व हुआ जा सकता है। जैसे जस्ट इमेजिन करो, अभी तो चलो जो हमारी पार्टीज हैं उनके पास बहुत ज्यादा सपोर्ट है, बट जस्ट इमेजिन करो ऐसी हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि कोई ऐसी पार्टी आई है जो मेजॉरिटी में है जस्ट 2-3 वोट्स की वजह से, 2-3 एमपीज के सपोर्ट की वजह से। कल वो 2-3 एमपीज अपना सपोर्ट हटा ले वहां से, ठीक है, गवर्नमेंट बन गई, प्राइम मिनिस्टर बन गया, प्राइम मिनिस्टर जानता है कि मेरे को जिन लोगों ने सपोर्ट किया था वो बस 2 ज्यादा है हमारे मिनिमम 50% से। मान लो कल को वो 2 एमपी उससे सपोर्ट हटा लेते हैं,
तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनमें अब वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा हाउस को। हाउस जानता है कि अब इनके पास सपोर्ट नहीं है और कोई नया प्राइम मिनिस्टर बन नहीं रहा, कोलिशन बन नहीं रही, पूरा जो हाउस है उसमें कोई प्राइम मिनिस्टर निकल के बाहर नहीं आ रहा, तो हाउस क्या हो जाएगा, पहले डिसॉल्व हो जाएगा। ये आपने स्टेट असेंबली में बहुत बार देखा होगा होते हुए ऐसा। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में हुआ था जब फडणवीस जी बन गए थे चीफ मिनिस्टर एक दिन के लिए, आपने सुना होगा, बहुत न्यूज में रहा था। तो वो क्या होता, वो चीफ मिनिस्टर बन गए थे, उन्हें लगा कि सब एमएलए उनको सपोर्ट देंगे, बट शायद बाद में कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा बदला कि एमएलए ने उनको सपोर्ट नहीं दिया, तो उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा, हाउस डिसॉल्व हो गया। ठीक है, तो फिर जाके वहां पे उद्धव ठाकरे जी आ गए, उनको सपोर्ट मिल गई, वो चीफ मिनिस्टर बन गए। वैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ भी हो सकता है कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि उनसे उनकी सपोर्ट ले ली जाए तो हाउस पहले डिसॉल्व हो जाए। आई होप आई एम क्लियर, समझ आया? या फिर इसको नो कॉन्फिडेंस मोशन भी पास हो जाए। नो कॉन्फिडेंस मोशन का पास होने का यही मतलब है बेटा कि अब हमें गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं रहा कि गवर्नमेंट के पास सपोर्ट है। सपोर्ट किसकी बेटा? लोकसभा में जितनी भी सीट्स हैं उसकी 50% लोगों की। अगर मान लो लोकसभा में 535 सीट्स हैं, ठीक है, जस्ट इमेजिन करो 545 सीट्स हैं, ठीक है, उसका जो 50% अगर उनके पास नहीं है, 50% का एमपीज उनकी सपोर्ट में नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि लोकसभा में इस समय गवर्नमेंट पे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाएगा और वहां से पता लग जाएगा कि हाँ, गवर्नमेंट के पास इस समय पावर ही नहीं है, गवर्नमेंट के पास इस समय एमपीज की सपोर्ट ही नहीं है, तो हाउस क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है? 5 इयर्स का, बट ये उससे पहले कभी भी हो सकती है, जब कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए तब भी हो सकती है। इलेक्शन के अगले दिन भी हो सकती है कि एक दिन में इलेक्शन बन के आया, उन्हें लगा कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरे पास सपोर्ट है, बट अगले दिन उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं, उनको जो लोग सपोर्ट दे रहे थे अब वो नहीं दे रहे, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, हाउस खत्म। नया प्राइम मिनिस्टर, अगर नया प्राइम मिनिस्टर नहीं आ पाया तो टोटल हाउस को डिसॉल्व करके फिर से इलेक्शन करवानी पड़ेगी। आई होप आई एम क्लियर। आगे बढ़े। राज्यसभा बेटा, राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहा जाता है। जैसे मैंने बताया ना कि हाउस डिसॉल्व हो जाता है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता। यहां किसी को किसी में कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, यहां ऐसा नहीं है कि किसी को कितनी सपोर्ट चाहिए। अगर गवर्नमेंट यहां पे मिनॉरिटी में भी है तो कोई इशू नहीं, गवर्नमेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो यहाँ मिनॉरिटी में भी है। अगर उनका यहाँ पे परसेंटेज का वोट का परसेंटेज सपोर्ट 50% से भी कम है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये परमानेंट हाउस है। यहाँ पे मेंबर जाता है और 6 साल के लिए वहां रहेगा, 6 साल बाद फिर रिटायर होगा, वो फिर इलेक्शन के लिए जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको अपनी सपोर्ट जाहिर करनी पड़ेगी कि नहीं, मेरे को कोई सपोर्ट कर रहा है तो मैं रहूंगा, जैसे यहाँ पे होता है। ये वैसा हाउस नहीं, ये परमानेंट हाउस है। एक बार यहाँ पे एडमिशन हो गया, राज्यसभा में आप इलेक्शन जीत के एमएलए के वोट के साथ डायरेक्ट इलेक्शन से अंदर चले गए, तो आप वहां 6 साल के लिए रह सकते। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है बेटा, जो लोकसभा है ना, उस समय एट प्रेजेंट की बात करो, जो हमारी सीट्स हैं, कितनी सीट्स हैं? 530 सीट्स आ गई बेटा स्टेट्स की, जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो डिफरेंट स्टेट की कॉन्सिक्वेंसेस से जीत के लोग आए हैं, वो है 530। 13 आ गए बेटा यूनियन टेरिटरी। अब मैंने आपको बताया ना कि कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिनमें स्टेट लेजिस्लेचर है, तो वैसे ही उन्हीं यूनियन टेरिटरी में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन भी होते हैं। कौन है वो यूनियन टेरिटरीज? पुडुचेरी और दिल्ली। और बेटा ये ध्यान से देखो, जो 2 नंबर लिख रखा है ना, ये 2 नंबर, ये है बेटा एंग्लो इंडियंस। (530+13) ये दोनों के दोनों इलेक्शन लड़के आए हैं, कुछ स्टेट से आए हैं, कुछ यूनियन टेरिटरी से आए हैं। बट ये जो 2 लोग हैं ये नॉमिनेटेड हैं, और ये लोग कौन है? एंग्लो इंडियंस है। एंग्लो इंडियंस कौन लोग हैं बेटा? जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे यूरोप ने जब हम पे कॉन्क्वेस्ट किया था, उनके ब्लड लाइन के लोग जो यहाँ सेटल रहे, उसके बाद आजादी के बाद यहाँ लाइफ बिता रहे थे, उनकी रिप्रेजेंटेटिव है, उनको एंग्लो इंडियंस बोला जाता है। तो हमारे पार्लियामेंट में इनको भी रिप्रेजेंटेशन दी जाती थी,
अब ऑब्वियसली उनकी पॉपुलेशन कम है, उनको इलेक्शन में अगर वो लड़ेंगे तो नहीं जीत पाएंगे, तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती थी बेटा, इनको नॉमिनेट कर देती थी। बट जो अब करंट सिनारियो है वो ध्यान से समझो, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है इनमें, उसमें क्या है बेटा कि ये जो दो सीट्स है ना, ये जो रिजर्व रखी जाती थी ना एंग्लो इंडियंस के लिए, वो अब रिजर्व नहीं रखी गई फिलहाल के लिए। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसमें ये 2 सीट्स को रिजर्व नहीं रखा गया। लेटेस्ट गवर्नमेंट ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया जिसमें एससी और एसटी को रिजर्वेशन दी गई लोकसभा के अंदर, पहले उसी बिल के साथ इन एंग्लो इंडियंस को भी रिजर्वेशन दी जाती थी जिसपे ये नॉमिनेट किए जाते थे। बट लेटेस्ट बिल में हमने क्या देखा कि उनको कोई रिजर्वेशन नहीं दी गई है एंग्लो इंडियंस को। एससी एसटी को जब रिजर्वेशन आगे बढ़ाई गई उसके साथ एंग्लो इंडियंस की रिजर्वेशन आगे नहीं बढ़ाई गई। तो अभी गवर्नमेंट पे देखना पड़ेगा कि क्या वो नॉमिनेट करते हैं कि नहीं करते। अब कोई कॉन्स्टिट्यूशन का राइट नहीं रह गया कि हमें इनका नॉमिनेशन मिलेगा, क्योंकि अमेंडमेंट में इनकी रिजर्वेशन आगे नहीं बढ़ेगी। एंड क्लियर, समझ आ गया आपको? बेटा यहां आ जाओ राज्यसभा में। राज्यसभा में जो 239 सीट्स हैं बेटा, ये कहां से आ रही हैं बेटा? इनडायरेक्ट इलेक्शन से चूज होके स्टेट से आ रही हैं। 4 कहां से आ रही है बेटा? उन यूनियन टेरिटरी से जिनमें क्या है, लेजिस्लेचर है। वो यूनियन टेरिटरीज फिर से बता दो कौन सी है? दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है। और बेटा ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये 12 लोग, ये जो 12 लोग हैं ना बेटा, ये क्या है बेटा, इनको प्रेसिडेंट डायरेक्टली नॉमिनेट करता है। इन 12 लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। इन 12 लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। समझ आ गया आपको? अब क्यों करेगा इनको नॉमिनेट, ऐसी क्या खास बात है इनमें? बेटा जो ये 12 लोग हैं, ये आर्ट में, लिटरेचर में, सोशल सर्विस में और साइंस में इन्होंने उपलब्धि हासिल की हो। आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में, सोशल सर्विस में इन्होंने काफी उपलब्धि हासिल की होगी। तो प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि यार इतने अगर जो समझदार लोग हैं उनको मैं राज्यसभा में बिठाऊंगा, कल को ये पार्लियामेंट में जब लॉ फ्रेम करेंगे हमारी कंट्री के लिए, तो हमें इनसे बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छी इंटेलेक्चुअल स्किल है, जो हमारे लिए हेल्पफुल है लॉन्ग रन में। क्योंकि ये जब डिबेट कर रहे होंगे तो जो बाकी लोग हैं उनको इनसे ऑब्वियसली कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए प्रेसिडेंट क्या करता है बेटा, इन 12 लोगों को नॉमिनेट करता है। कहां पे? राज्यसभा में। क्लियर है? समझ आया? अब एक मिनट फिर यहां पे देखो क्या लिखा था मैंने प्रेसिडेंट की इलेक्शन में। इनडायरेक्ट इलेक्शन कौन वोट करेगा? एमपीज वोट करेंगे और एमएलए वोट करेंगे। क्या बताया था? कौन से एमपीज वोट नहीं करेंगे? जो नॉमिनेटेड होंगे वो वोट नहीं करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, उस लॉजिक से क्या ये 12 लोग वोट करेंगे? ये वोट नहीं करेंगे। क्या ये 2 लोग वोट करेंगे? ये वोट नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है? नॉमिनेटेड है। ये 12 क्या है? नॉमिनेटेड है। क्लियर है? समझ आ रहा है? आई होप मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू दिया होगा इसका। सो स्टूडेंट्स, जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया, बेसिकली मैंने आपको ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू दिया पार्लियामेंट का। तो कल हम क्या करेंगे कि एक एक जो भी हमारा पार्लियामेंट का पार्ट है, जैसे प्रेसिडेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है, और इनके जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं, जो इन पे इंपॉर्टेंट चेयरपर्सन हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनको डिस्कस करेंगे। सो आज मैं अपना टॉपिक इतना ही रखता हूं। आई होप आपको समझ आया होगा जितना भी मैंने पढ़ाया, यूनिटरी और फेडरल का डिफरेंस, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल का डिफरेंस, फिर उसके बाद पार्लियामेंट का मैंने जो ओवरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू दिया, आपको आई होप समझ आया होगा। तो ऐसी ही हमारी वीडियोस चलती रहेंगी। आपको कोई भी सजेशन देना हो, प्लीज मोस्ट वेलकम।
आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, क्योंकि हमने भी अभी स्टार्ट किया है, तो हम जितनी सजेशंस मिलेंगी उतना हमारे लिए भी अच्छा और आपके लिए भी अच्छा है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।